integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट एंड विंग्स टू योर करियर। ठीक है, आज अभी तक अपन ने देखो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लिए थे, मटेरियल प्रॉपर्टीज देख ली थी और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन देखे थे। ठीक है, राजस्थान जेईई के सिलेबस में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स नहीं है, तो हम अभी वो लेके नहीं चल रहे हैं। एसएससी के लिए हम करेंगे, बाद में कवर कर लेंगे। अभी हम ऐसा चला रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों के लिए कवर हो। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, और अपने को जब अपन डिग्री करते हैं, जब अपन बीटेक कर रहे होते हैं, तब सबसे हार्ड यही लगता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डबल इंटीग्रेशन होता है, एरिया मोमेंट होता है, वगैरह होता है। ठीक है, बट अपने एसएससी और राजस्थान जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो स्टैंडर्ड केसेस होते थे, जैसे बीएमडी और एसएफडी में अपन ने एक स्टैंडर्ड केसेस वाला क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये पूरा अपन ने देखा था कि कौन सी सिंपली सपोर्टेड के लिए कैसी बीम आती है। ठीक है, कैसा बीएमडी बनता है, कैसा शियर फोर्स बनता है, पॉइंट लोड के लिए कब होता है, यूडीएल के लिए क्या होता है, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, सब देखा था अपन ने। तो वो बस वो स्टैंडर्ड केस। ऐसे ही डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में भी अपन जब एक स्टैंडर्ड केसेस वाला पूरा करेंगे लेक्चर, उसमें उसके अलावा आपके क्वेश्चन और बनेगा ही नहीं, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहले अपन समझेंगे पूरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, सारा एक एक टॉपिक, मतलब वापस जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड है, तो डबल इंटीग्रेशन में पूरा पहले डिफरेंस पूरा करके बताऊंगा, डेरिवेट करके बताऊंगा कि ऐसे आता है, ऐसे आता है। मतलब अपने को एक मोटा मोटा अपने को पूरा मेथड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बट जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मतलब अपने एग्जाम में तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए अपन स्टैंडर्ड केसेस वाले सारे डिफ्लेक्शन याद कर लेंगे, और कैसे उसकी क्या अपन और वेरिएशंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, वो उसको अपन देख लेंगे कि भैया ठीक है, स्टैंडर्ड केस अगर ऐसा होता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करें। ठीक है, बात समझ आती? तो आज अपन सीधे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी भी, राजस्थान जेईई, गेट ले लो, ईएस ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स से क्वेश्चन तय है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। देखो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से मेरे को पता चलता है कि देखो पहले तो वर्ड है बीम और है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन अपन ने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, तब डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने बीम बताई थी कि मैं बीम बेसिकली जो एक अगर बीम है, ये बताओ कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। क्यों है? ये हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पर अगर एक पॉइंट लोड लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा W/2 और W/2। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों। अब क्या होगा, यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा इसकी वजह से, और इधर भी मूवमेंट जनरेट होगा, तो ये बीम क्या करती है? बेंड हो जाती है ना, ये बेंड हो जाती है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया। देखो अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं एक मूवमेंट इधर दूं, एक मूवमेंट इधर दूं, तो ये ऐसे सैग हो जाएगा। देखो सेम वही चीज है, एक मूवमेंट ऐसे डेवलप होगा, एक मूवमेंट ऐसे डेवलप होगा, तो ये बेंड हो जाएगी ऐसे। यूं ठीक, तो ये तो भी बता रहा हूं मैं कि ऐसे बेंड होती कैसे। क्लियर? ये ठीक है। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेट लाइन लेके देखूं ऐसे, अगर बीम यूं ले लूं, इसी कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में लूं, तो ये ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, अब ये सी जो है वो कहां आ गया? डिफ्लेक्ट होके जब W लगाया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक W नहीं था तब तक तो बीम हमारी स्ट्रेट रहेगी, पर अब मैंने लोड लगा दिया, तो लोड लगा दिया तो ये बीम हो गई बेंड, ये बीम हो गई बेंड, तो ये पॉइंट पहुंच गया C यहाँ पर, C डैश पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो अगर D है, तो ये पहुंच गया यहाँ पर D डैश, ये पॉइंट E है तो ये यहाँ पहुंच गया E डैश। तो ये जो पहले लोड लगने से पहले जो बीम थी और लोड लगने के बाद जो बीम हुई, ठीक है, उनकी वर्टिकल डिस्टेंस को मैं बोलूंगा डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन किससे डिनोट करते हैं? y से। ओके, तो डिफ्लेक्शन हम y से डिनोट करते हैं। y क्या हुआ हमारा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किसका? बीम का। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, अच्छा एक और बात, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि बीम हमारा जो है वो फ्लेक्सर मेंबर होता है। फ्लेक्सर मेंबर इन द सेंस क्या, इसमें बेसिकली मोमेंट्स हमारा मेन रोल प्ले करते हैं डिजाइन में। ठीक है, तो अब मोमेंट्स डिजाइन प्ले करेंगे, यानी ये बीम जो बेंड हो रही है वो किसके कारण हो रही है? बेसिकली मूवमेंट के कारण। ठीक है,
कि अपन यहाँ पर शियर का केस नहीं लेंगे। अभी आगे अपन जब इक्वेशन डिराइव करेंगे तो अपन बेसिक असम्पशन ये लेके चलते हैं कि जो बेंडिंग होती है वो ड्यू टू फ्लेक्सर होती है, नॉट ड्यू टू शियर। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया कि ये क्या है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को y से डिनोट करते हैं। एक और बात, जब अपन साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट आता है तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लेता है और कहीं कहीं पे डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अपन साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, अभी आगे आऊंगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली अपन को डिफ्लेक्शन समझना है। तो अभी डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पे आऊं तो डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या हुई कि वर्टिकल डिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग ऑफ बीम। ठीक है, तो बीम की लोडिंग से पहले और लोडिंग के बाद जितना डिफ्लेक्शन आया किसमें, बीम में, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि डिफ्लेक्शन किस किस कारण से होता है। भाई डिफ्लेक्शन हुआ क्यों, मैंने तो लोड लगाया था, पर लोड लगाने से क्या हुआ, बीम्स में ऐसे फोर्सेस जनरेट हुए कि वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो अपन की बीम है वो डिफ्लेक्ट किस किस कारण से हो सकती है, नॉर्मल फोर्स के कारण हो सकती है। नॉर्मल फोर्स, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ठीक है, पर बेसिकली अपन को पढ़ना कौन सा है, जो मूवमेंट से अपना आएगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और बताओ शियर फोर्स के कारण हो सकती है और बेंडिंग मोमेंट के कारण हो सकती है ना, बेंडिंग मोमेंट के कारण भी हो सकती है बीम डिफ्लेक्ट। और ये क्या है, ये सिर्फ सोर्सेज है कि कैसे कैसे बीम किस किस कारण से डिफ्लेक्ट हो सकती है, और टॉर्शन, बस इनके कारण ही डिफ्लेक्ट हो सकती है बीम हमारी। ठीक है, अब बात आती है जो अपन कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये किसके लिए, जनरल स्ट्रक्चर, सिर्फ बीम्स के लिए नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम चार अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि ये बीम ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकती है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट। पर बेसिकली अगर मैं सिर्फ बीम की बात करूं, ओनली बीम्स या फ्रेम्स की बात करूं, बीम्स या फ्रेम्स, वो किस कारण हो सकता है, वो किसके लिए होगा, बेसिकली बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इसके कारण आएगा। अब यूं मत बोलना कि सर यहाँ बेंडिंग मोमेंट कैसा है, फोर्स लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट तो आएगा ना। नेक्स्ट बात करूंगा मैं ट्रसेस की। तो ट्रसेस में क्या होगा, एक्सियल फोर्सेस के कारण आएगा डिफ्लेक्शन, एक्सियल फोर्सेस के कारण। ये काम की चीजें नहीं है, बट आपको इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए क्या कि डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस कारण हो रहा है, बस इतना सा है और कुछ नहीं। अब बात आती है कि ये जो कर्व हुआ, इस कर्व को क्या बोलेंगे, भैया ये डिफ्लेक्ट हो गई ना, तो इसको मैं एक नाम देता हूं, आगे अभी जस्ट आने वाले इलास्टिक कर्व, इसको मैं नाम दूंगा इलास्टिक कर्व। क्यों इलास्टिक कर्व मैंने नाम बोला है, जैसे मान लो ये एक बीम है, ये एक बीम है, मैंने यहां पर क्या लगाया, लोड लगाया, तो ये हुई डिफ्लेक्ट। अगर मैं इस लोड को हटा देता हूं तो ये बीम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगी। इलास्टिसिटी याद करो, डेफिनेशन क्या बताएंगे इलास्टिसिटी की, ठीक है, बस वो। तो इस कर्व को मैं नाम देता हूं इलास्टिक कर्व। ये है बीम ही, ये बीम ही डिफ्लेक्ट होगी। अब फिर पहली बात, अगर अपन जब रियल लाइफ में देखते हैं ना, तो रियल लाइफ में इतना डिफ्लेक्शन अपने को दिखता नहीं है। ठीक है, अगर बीम सामने अगर है, बीम है, इधर कॉलम है, इधर कॉलम है, और उस पर लोड लग रहा है, तो वो डिफ्लेक्टेड ही है। ठीक है, उस पर लोड तो लगी रहा है, तो वो डिफ्लेक्टेड ही है, पर दिखता नहीं, क्योंकि अभी लोग दिखाने के लिए मैंने इतना बढ़ाया है, पर हकीकत में इतना होता है ऐसे, यूं, मतलब बिल्कुल शो भी नहीं होगा, अपने को पता भी नहीं चलता है, मतलब आंखों से अपन नहीं देख सकते कि उसमें बीम मिलता है, क्योंकि ये बिल्कुल एमएम्स में होता है। ठीक है, 1 एमएम को अपन देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा होता है, 1 एमएम या 2 एमएम। ठीक है, तो बस उसका इसलिए अपन इतना बड़ा बनाया है। ठीक है, अब मैं इलास्टिक कर्व्स पे आ रहा हूं सीधे। अब इलास्टिक कर्व अपन ने देख लिया, अब मैं बात कर रहा हूं अलग अलग के लिए कैसे बनेगा इलास्टिक कर्व, अलग अलग बीम्स के लिए इलास्टिक कर्व्स कैसे बनते हैं। क्योंकि हमें क्या, फिर वही बात, हमें अगर बीम का डिफ्लेक्टेड शेप मिल जाएगा तो हम कैसे डिजाइन कर सकेंगे ना हमारी बीम को, कि वो अगर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं या इधर इधर लोड लगाएं। क्योंकि बात क्या हो रही है, स्ट्रक्चर की डिजाइन करने की बात, हम सब्जेक्ट ही इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पहला देख लो, अगर सिंपल ऐसे है, एक फ्री एंड है और एक क्या है, इधर लोड लगा हुआ है, वो लोड नहीं, वो रिएक्शन लगी हुई है, कौन सी, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, और मैंने यहाँ लगा दिया एक लोड,
लगा दिया। तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, देखो ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, देखो तुम इमेजिन करो कि देखो अगर मैं ये लोड लगाऊं तो ये यहाँ पे सपोर्टेड है और ये बीम होगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, डेल्टा आएगा कि नहीं आएगा। और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये चीज क्या है, स्लोप, ठीक है। अब मैं इस स्लोप पे आता हूँ, आने वाला हूँ, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो पहली बात डिफ्लेक्शन तो मैंने क्या बताई थी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, कब, जब पहले लोड लगा हुआ था और जब लोड हटा दिया तो बी हमारी वापस ऊपर पहुंच जाएगी। जब लोड नहीं था तो ऊपर था बी पॉइंट, अब बी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बी डैश पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वो डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कितना भी लोड लगा दूं, कितना भी लोड लगा दूं, यहाँ पर तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको नीचे आने थोड़ी देगा, किस पॉइंट को, ए पॉइंट को। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन कह सकता हूं मैं, बाउंड्री कंडीशन इन द सेंस कि ये हमारे पास टूल्स है। अब आगे हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे अलग अलग जगह पे, तो कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, तो उन कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए अपन को बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बीम के लिए अगर मैं यहाँ पर एक और लोड लगा देता, यहाँ एक और रिएक्शन लगा देता, यहाँ एक और सपोर्ट लगा देता, बी पर रोलर सपोर्ट लगा देता, तो वहां पर भी डेल्टा आता, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि सपोर्ट है, सीधी बात। अगर ये यूं है, अगर ये यूं है और मैंने यूं लोड लगाया, तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पर भी डेल्टा बी जीरो है और इधर भी डेल्टा ए जीरो है कि नहीं है। तो ये बाउंड्री कंडीशन अपन को नोन होगी, तो अपन आगे किसी जनरल पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने बताई जब स्लोप, अब स्लोप क्या चीज है, स्लोप ये चीज है कि अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और उसकी इनिशियल जब अपनी इनिशियल बीम थी तो वो कितना रोटेशन हुआ उसका, वो कहलाएगा हमारा स्लोप। थीटा क्या होगा, स्लोप थीटा ए कह सकता हूं मैं ये, क्योंकि ए पॉइंट पर है। स्लोप with respect to tangent drawn, slope at A with respect to tangent drawn at A, drawn at A, ठीक है। तो थीटा ए, अब मैं जस्ट इसके बाद साइन कन्वेंशन पे आने वाला हूं कि पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कैसा होगा, क्योंकि यहां पर तो स्लोप कुछ और होगा, हर पॉइंट पर स्लोप बदलता जा रहा है ना। तो अभी मैंने क्या बताया कि डिफ्लेक्शन क्या हुआ, डिफ्लेक्शन होता है अपना वर्टिकल डिस्टेंस, किसका, जब लोड लगा हुआ नहीं था और उसके बाद जब लोड लग गया, ओके। अभी ये एक एग्जांपल बताया मैंने किसका, इलास्टिक कर्व का। अब एक और देखो, क्योंकि अपन अभी इलास्टिक कर्व देख रहे हैं ना, ये क्या है सर, इलास्टिक कर्व, ये भी क्या है, इलास्टिक कर्व, ये भी इलास्टिक कर्व, ओके। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट देखो, अगर कैंटिलीवर है, मैंने टाइप्स ऑफ बीम बताई थी शियर फोर्स डायग्राम में, जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का चैप्टर किया था ना, ये कैंटिलीवर बीम होती है, ये सिंपली सपोर्टेड होती है, बताया था ना। अब देखो ये अगर है W और ये कौन सा जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, तो ये वाला की बीम कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, देखो ऐसे यहाँ पर अगर ये यूं जाएगा नीचे की साइड, तो ये न्यू यहाँ पर ये यूं जाता है, ठीक है। यहाँ जो स्लोप होता है ना वो जीरो बनता है, इधर स्लोप जीरो बनता है और यहाँ पर स्लोप आएगा, ठीक है। और इधर स्लोप आएगा कुछ, ये बी पॉइंट है, इधर ये बना ऐसे थीटा बी और ये है हमारा डेल्टा बी। और बताओ यहाँ पर डेल्टा ए कितना होगा, जीरो होगा ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है कि बाउंड्री कंडीशन क्या मिली अपने को, कि डेल्टा ए भी जीरो, डेल्टा थीटा ए भी जीरो, और यहाँ पर डेल्टा बी कुछ आएगा, अभी वो अपन को कैलकुलेट करेंगे जस्ट आगे। बस अभी अपन को ये देखने की इलास्टिक कर्व कैसे बनते हैं, ओके, ये भी क्लियर। नेक्स्ट देखें, देखो सिंपली सपोर्टेड देख लिया, कैंटिलीवर देख लिया, एक और थोड़ा सा ओवरहैंगिंग टाइप्स भी देख लें। अगर मान लो ये ऐसे है, इधर एक हिंज लगा हुआ है और इधर एक रोलर लगा हुआ है, तो ये बताओ ओवरहैंगिंग बीम है, और मान लो यहाँ पर एक ऐसे लोड लगा हुआ है, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इन दोनों को भूल जाओ। तो ये बीम तो नीचे सेट करेगी, करेगी नहीं करेगी, और ये जो बीम होगी ना, यहाँ पर लोड नहीं है पर ये ऐसे उठ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और मान लो अगर यहाँ पर भी सपोर्ट होता, मान लो यहाँ पर भी सपोर्ट होता, ये वापस जीरो। कहने का मतलब हिंज सपोर्ट पर, रोलर सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन तो होता है जीरो, पर थीटा कुछ आएगा, और फिक्स सपोर्ट पर थीटा भी जीरो, डेल्टा भी जीरो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं,
अब देखते हैं अपन साइन कन्वेंशन, ठीक है। अभी मैंने बताई बात करी थी ना कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, कौन कैसे थीटा क्लॉकवाइज पॉजिटिव या थीटा नेगेटिव, वो देखते हैं, ठीक है। देखो पहली बात, कोई जनरल मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, यहां पर मैंने कोई लोड लगा दिया W, लगा दिया। अब देखो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, तो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये स्लोप आया इस डायरेक्शन में, और यहां पर अगर स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप आया इस डायरेक्शन में, थीटा बी, ये ए, ये पॉइंट मान लो सी, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ यहां पर वाई सी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में मैं आ रहा हूं सीधे कि अगर x, पहले x होगी ना बात, यहां पे तो x चल रही है ना, इधर से अपन x लेंगे, तो अगर x लेफ्ट टू राइट लेते हैं तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, y डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, तो एक साइन कन्वेंशन हमें मानना ही पड़ेगा। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक्स पर ये y नेगेटिव भी होता है, मतलब नीचे की साइड, तो y डाउनवर्ड्स मैंने नेगेटिव लिया है, और थीटा अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और बेंडिंग मोमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट अगर सैगिंग का है तो पॉजिटिव लेना है। अब कहीं कहीं पर स्टैंडर्ड बुक्स में भी अपना जो हॉगिंग वाला पोर्शन है ना, वो पॉजिटिव बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी आगे बताऊंगा मैं वो क्यों पॉजिटिव लिया हुआ है। तो सैगिंग हमेशा पॉजिटिव लेनी है, डाउनवर्ड्स y है तो पॉजिटिव लेना है, y क्या, डिफ्लेक्शन, ऊपर से नीचे आ गया तो बीम पहले ऐसे थी, क्योंकि अभी देखो उससे पहले डिफ्लेक्ट ऊपर भी हुई थी जस्ट ओवरहैंग वाले केस में, ठीक है। और हमारा मोमेंट तो सैगिंग पॉजिटिव, अपन ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी देखा था, सैगिंग पॉजिटिव लिया था, और थीटा क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन अपने को पूरे चैप्टर में फॉलो करने हैं, इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन सारे मेथड्स करेंगे, और ये ही हमारा पूरा बेस बनाएगा डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने में, ठीक है। मेथड्स, ठीक है, पहला होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एरिया मोमेंट मेथड, एरिया मोमेंट मेथड या मोमेंट एरिया मेथड भी बोलते हैं इसको, और मोर्स मेथड भी बोलते हैं, मोर्स मेथड। तीसरा कॉन्जुगेट बीम मेथड। देखो अब ये पूरे मेथड्स हमारे काम के नहीं, बट जितना काम का है अपन उतना ही देखेंगे सारे। कॉन्जुगेट बीम मेथड, और लास्ट स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड अपने ऑब्जेक्टिव में तो काफी कम पूछा जाता है, बट फिर भी अपन इसको देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। अब एक मैकॉले मेथड भी होता है, बट मैकॉले मेथड डबल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। बट बेसिकली ये चार मेथड ही होते हैं, डबल इंटीग्रेशन, एरिया मोमेंट, कॉन्जुगेट और स्ट्रेन एनर्जी, जिसके मदद से अपन डिफ्लेक्शन इन द बीम्स कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम सीधे देखते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इसी से ही हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसी में कोई एक मेथड पे आप कमांड रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाते हैं। किसी किसी की कुछ वो भी होती है कि भैया कहीं कहीं पे एरिया मोमेंट नहीं लगेगा, वो भी बताऊंगा कि भैया इस क्वेश्चन में एरिया मोमेंट मत लगाने की गलती मत करना, इस क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन लगाने की मत करना। क्यों, क्योंकि ये मेथड चार बने तो इसलिए है ताकि कोई किसी स्पेसिफिक केस के लिए कोई आसान है, किसी स्पेसिफिक केस के लिए कोई आसान है, ठीक है। तो पहला डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए अपने को एक इक्वेशन डिराइव होती है डिफ्लेक्शन की, E into I d2y by dx square, EI d2y by dx square equals to minus m। ये एक मोमेंट की कंडीशन में, मोमेंट की फॉर्म में एक डिफ्लेक्शन की, y क्या है देखो डिफ्लेक्शन का, तो डबल डेरिवेटिव क्यों, किसका, y का, इनटू EI, E क्या है यंग्स मॉडुलस, और I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बीम का, ठीक है। लिख दो यहां पर साइड में, E क्या है हमारा, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में EI सीधा ही गिवन होता है, E होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी,
और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और m तो पता ही है अपन को बेंडिंग मोमेंट। अब ये देखो ये माइनस साइन, बहुत सी बुक्स में ये माइनस साइन भी नहीं गिवन होता है, अपन यहाँ गलती कर बैठते हैं। क्योंकि अगर m पॉजिटिव लेता हूँ, m सेगिंग को पॉजिटिव लूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर m हॉगिंग को पॉजिटिव लूंगा तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, दिखती बात है। ठीक है, क्योंकि अपन ने साइन कन्वेंशन अभी जस्ट देखा था कि अगर हॉगिंग को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये m नहीं आता है, और सेगिंग को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, साइन का बहुत मिस्टेक्स होता है, खासकर डबल इंटीग्रेशन मेथड। ओके, तो सीधा देखो, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक बार इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ क्या आएगा ई वाई dy by dx, और यहाँ पर माइनस m का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब dy by dx होता है हमारा स्लोप ई आई थीटा, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा एक बार इंटीग्रेट करके। अब दूसरी बार इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पर तो ई आई वाई आ गया सीधे सीधे, और इधर कितना आ जाएगा, दो बार इंटीग्रेशन m का, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। किसी भी पॉइंट पर मुझे अगर स्लोप चाहिए तो मैं एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन को, अगर अपने को डिफ्लेक्शन चाहिए तो दूसरी बार इंटीग्रेट कर देंगे। जस्ट इसके बाद अपन अपना एग्जांपल ही देखने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंस ये है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे भी आ जाएगा, ऐसा भी ऑप्शन दिए ना आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी आ सकता है। अब अपन सिंपली सपोर्टेड बीम का देखते हैं सीधे एग्जांपल कि डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। एक दो स्टैंडर्ड केसेस अपन पूरे देखेंगे सॉल्व करके, उसके बाद सारे अपन रिजल्ट्स याद करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को काम क्या ही नहीं है भैया, पूरा जितना हमारे काम की चीजें अपन उतना ही करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी थी अभी देखिए अपन ने। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी देखो एक तो यूडीएल हो सकता है और एक पॉइंट लोड हो सकता है। मैंने ले लिया पहला केस पॉइंट लोड का। ठीक है, अभी करते ही आए हैं अपन इतना, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसकी इलास्टिक कर्व ऐसे बनेगा, डिफ्लेक्टेड शेप इसका ऐसे आएगा, इलास्टिक कर्व को डिफ्लेक्टेड शेप भी बोलते हैं। ठीक है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ थीटा a आएगा, इधर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पर थीटा b आएगा, और ये अगर पॉइंट c है तो यहाँ पर y c आएगा। ठीक है, स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इक्वेशन, ei d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का m। ठीक है, अच्छा अब माइनस m कैसे निकालूं, ये w by 2 ये w by 2, तो अगर मैं x यहाँ से ले रहा हूँ, x इधर से, x हमेशा इधर पॉजिटिव, तो w by 2 into x हो जाएगा सीधे सीधे, प्लस में तो यहाँ माइनस w by 2 into x हुआ। एक बार इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो देखो ei d2 y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस w by 2 into x। ये देखो मोमेंट यहाँ से कितना आया, माइनस w by 2 into x। अब एक बार इंटीग्रेशन करना है बस, तो एक बार इंटीग्रेशन करो तो ये कितना आया, ei dy by dx, इसको ei थीटा लिख सकता हूँ, माइनस wx स्क्वायर by 4 प्लस एक कांस्टेंट आएगा c1। ठीक है, ये कांस्टेंट मत भूल जाना, यहाँ पर बहुत जरूरी है ये कांस्टेंट। अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये पॉइंट पर जब थीटा 0 होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये डिफ्लेक्टेड मिनिमा अफेक्ट करता है ना, अगर जहाँ मिनिमा होता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम इधर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब ये एक मिनिमम होगी, तो अगर जहाँ मिनिमम होता है वहाँ पे स्लोप 0 होता है ना। देखो क्यों, अब देखो अगर मैं इसके आगे वाली, अब ये मोमेंट माइनस w by 2 into x सिर्फ a से लेके c तक है, तो मेरी बीम अभी आधी ही चल रही है, इसके आगे मैं लगूंगा तो ये वाला m चेंज हो जाएगा। अपने हमारे पास अभी मैं चाहता तो यहाँ पर एक बाउंड्री कंडीशन डेल्टा b को 0 रख सकता था आगे जाके। ठीक है, क्योंकि डेल्टा a भी 0 है, क्योंकि अभी अपन सिर्फ इस बीम को कर रहे हैं, आधी बीम को यहाँ पर, क्योंकि आगे सिमेट्रिक है ना, तो डेल्टा a इक्वल टू 0। अभी हम कंडीशन बताऊंगा इसके आगे जब एक और डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू l by 2 थीटा क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि c1 निकालना है, कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन गिवन होनी चाहिए, तो थीटा क्या होगा मेरा 0 होगा, तो 0 पुट करो, 0 माइनस wl स्क्वायर अपॉन 16 प्लस c1, तो c1 हमारा आ गया wl स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब एक बार और इंटीग्रेट करो इसी इक्वेशन को, तो कितनी आएगी, ei y माइनस wx क्यूब अपॉन 12
प्लस WL² अपॉन 16 इंटू एक्स C1x प्लस C2 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ C1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, C1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अब देखो, अब एट x इक्वल टू क्या लगाऊं मैं 0, तो C2 निकल गया। क्यों? क्योंकि y भी 0 है, तो C2 भी आ गया मेरे पास 0। आया कि नहीं आया? C2 मिल गया मेरे को 0। तो इसमें देखो मेरे को एट x इक्वल टू L/2 yc निकल जाएगा। देखो एट x इक्वल टू L/2 इसमें डालो, तो यहाँ आएगा EIY पुट करो इसमें W L/2, ये बनेगा L/2 का क्यूब अपॉन 12 प्लस WL²/16 इंटू L/2। C2 0 हो चुका है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा WL³ अपॉन 48 EI। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है कि सिंपली सपोर्टेड पर मैक्सिमम कहाँ होगा? सेंटर पॉइंट पर होगा जहां हमारा लोड लग रहा है, और कितनी आएगी डिफ्लेक्शन? WL³ अपॉन 48 EI। अच्छा, अब एक और चीज देखो, अपने को थीटा ए और थीटा बी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि थीटा ए यहाँ पर एक आएगा ना रोटेशन थीटा ए, और थीटा ए के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल दूं इस इक्वेशन में। यहाँ फॉर थीटा ए देखो EI थीटा ए चाहिए मेरे को, तो कितना आया? इसका 0 रख दो तो C1 की वैल्यू आ गई सीधे सीधे WL² अपॉन 16। तो थीटा ए की वैल्यू कितनी आ गई? WL² अपॉन 16 EI। ये एक और स्टैंडर्ड है क्या? ये हमारा जो थीटा ए होगा वो कितना होगा? WL² अपॉन 16 EI। अब थीटा बी के लिए मैं कितनी वैल्यू रख दूं इसी केस में? यहाँ पर थीटा बी के लिए कितना रख दूं? L। ठीक है, आगे जब कौन करेंगे। अब सिमेट्री के लिए देखो, ये जितना थीटा ए होगा उतना ही थीटा बी होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो थीटा ए होता है वो माइनस थीटा बी के बराबर होता है। एक और कंडीशन। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड में अपन ने क्या क्या देख लिया कि डिफ्लेक्शन WL³ अपॉन 48 EI होता है, थीटा ए इक्वल टू माइनस थीटा बी, और WL² अपॉन 16 EI। ये जस्ट अभी आपको समझाने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड ऐसे सॉल्व होता है। आगे और भी केसेस देखेंगे, कैंटिलीवर का भी केस देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, अपन को एक आइडिया लग जाएगा कि भैया कैसे होता है। ठीक है, आखिर अपने को काम की चीज तो ये है, सिर्फ एग्जाम में अपन ये करने थोड़ी बैठे हैं, इतना टाइम थोड़ी अपने पास। तो हम सीधे सीधे स्टैंडर्ड केसेस याद करेंगे और उसी की ही एप्लीकेशन यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कैंटिलीवर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, आपका कांसेप्ट क्लियर होंगे। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और लोड लगा दिया W। ठीक है, मेरे को क्या क्या कैलकुलेट करना है? थीटा ए तो देखो 0 ही है, तो थीटा ए की तो जरूरत ही नहीं है। थीटा बी करना है, और यहाँ पर डेल्टा बी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे बनता है डिफ्लेक्टेड शेप। ओके, तो अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये थीटा बी और ये वाई बी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये तो होगा यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन W ही आएगा। अब बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि x यहाँ से ले लेते हैं, x इधर से ले लेते हैं, तो बताओ इधर x से मेरे को W into x नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक मोमेंट आता है। तो अपन EI d2y/dx² इक्वल टू माइनस m लिखते हैं ना, तो बच्चे वापस W into x कर देंगे। नहीं, W into x नहीं करना, क्योंकि ये तो चलो x माना, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई? L minus x। तो इस सेक्शन पर x तो ले तो इधर से रहा हूं, पर इस सेक्शन पर जो मेरा मोमेंट होगा ना वो W into L minus x होगा। यहाँ गड़बड़ करते हैं, सीधे W into x लिख लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, सारा आंसर गलत हो जाता है। तो EI d2y/dx²। तो देखो यहाँ पर मोमेंट भले मैं इस सेक्शन से लूं चाहे इस सेक्शन में, बात तो चीज तो वही होगी। मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, सबका नेट सम ही है। तो यहाँ से अगर आसान इधर से है W into L minus x आएगा, माइनस में फिर माइनस m होता है। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर मोमेंट ऐसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, तो हॉगिंग हो रही है, तो माइनस माइनस अपने आप दोनों माइनस में, अभी ये भी माइनस में आ रहा है L minus x। तो ये कितनी बन गई? W into L minus x बन गया EI d2y/dx²। ठीक है, अगर मैं हॉगिंग को पॉजिटिव लेता तो देखो सीधे सीधे यही चीज आ जाती। अब एक बार इंटीग्रेट कर दो EI थीटा, क्योंकि EI d/dx अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? माइनस WL minus x। अब यहाँ इंटीग्रेशन में गलती मत कर देना, अंदर माइनस है तो बाहर एक और माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 आएगा।
देखो बिल्कुल आया। अब यहाँ तक ये कंडीशन बिल्कुल पूरा से एक ही चल रहा है, इधर से लेके इधर तक एक ही चल रहा है। उसमें तो बीम में टूट गया था कि वहां पर मोमेंट अलग हो गया, बेंडिंग मोमेंट उस आधी बीम के बाद। तो यहाँ पर तो वही है, और इधर मैं सीधे सीधे क्या लगा सकता हूँ कि एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट x इक्वल टू 0, थीटा क्या मिलेगा मेरे को 0, तो थीटा a 0 है, तो यहाँ पुट करो 0, इसकी वैल्यू करो माइनस WL²/2, ये आया C1। तो C1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, WL²/2 निकली कि नहीं निकली। और डायरेक्ट इसमें अब L भी रख दो, इसमें L रखा तो ये तो 0 हो गया, तो EI थीटा की वैल्यू सीधे थीटा B की वैल्यू निकल गई ना। यहाँ पर at x इक्वल टू व्हाट L, मेरे को थीटा B चाहिए, तो इसमें L डाल दो, L डालो, ये 0, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई सीधे सीधे WL²/2EI। अगेन ये स्टैंडर्ड केस है कि कैंटिलीवर के फ्री एंड पर हमारा स्लोप कितना होता है, WL²/2EI। ओके, नेक्स्ट अब डिफ्लेक्शन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, सेकंड इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करो, EI बाय, इसको इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा, देखो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक एक माइनस की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, अपॉन 2 इधर आ गया 6 प्लस C1 कितना था WL²/2x प्लस एक C2 भी आएगा। अब देखो कहां से अपन यहां से चल रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 पे y 0, एट x इक्वल टू 0 y 0, तो ये आया 0, पुट करो यहाँ पर WL3/6 है कि नहीं, 0 पे वो हो गया 0, प्लस आया C2, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस WL3/6 आ गई C2 की वैल्यू। अब मुझे कितने पे चाहिए, एट x इक्वल टू L चाहिए, तभी इस पे मेरे को y भी निकलेगा, तो एट x इक्वल टू L, एट x इक्वल टू L इसमें पुट करो, तो ये तो खत्म, L माइनस L यहाँ आओ, तो ये कितना बना, EI थीटा भी बनेगा ना इधर, EI थीटा भी, EI थीटा YB, EI YB यहाँ रखो, तो ये आया WL3/2 माइनस WL3/6, इसको कैलकुलेट करो, तो EIYB आ गया WL3/3, और YB कितना आ गया, WL3/3EI। स्टैंडर्ड है हमारा क्या, के फ्री एंड पर कैंटिलीवर के डिफ्लेक्शन होता है WL3/3EI। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे अब इसकी अपन सीधे एप्लीकेशन देखेंगे। अब अपन ने पॉइंट लोड देख लिया, पॉइंट लोड के नीचे डिफ्लेक्शन देख लिया, स्लोप देख लिया, अब सीधे इसके एप्लीकेशन पे आ रहा हूं, क्योंकि मुझे अब ये रिजल्ट याद करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बस उसी जैसा जस्ट इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी की एप्लीकेशन से अपन अब ये सॉल्व करेंगे सीधे, बिना कोई लगाए। अब यहां लग रहा है W, कोई मेथड अपन को ज्यादा वो नहीं करना, अपन पूरा मेथड नहीं करेंगे, अब उसकी एप्लीकेशन यूज करेंगे बस। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में चाहिए डेल्टा B, थीटा B, डेल्टा C और थीटा C। अब ये चार चीजें चाहिए अपन को, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो अब देखो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखो यहां तक तो 0 जाता है, इधर तक जाएगा ऐसे, अब आगे कोई लोडिंग नहीं है, तो ये स्लोप बिल्कुल सेम जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ पर स्लोप रहेगा ना उतना ही यहाँ पर स्लोप रहेगा। तो एक कंडीशन यहाँ पे डेल्टा B थीटा B इक्वल टू थीटा C होगी, ये तो अपने को पता चल गया। ठीक है, क्योंकि इसके आगे लोड नहीं है, तो ये बीम जैसे डिफ्लेक्ट करेगी, जहां तक जितना इसका रोटेशन रहा आगे भी सेम रहेगा, हर पॉइंट पर थीटा B सारे थीटा सेम रहेंगे। ठीक है, चलो तो डेल्टा थीटा B और थीटा C सेम चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ ये YB है और ये YC है कि नहीं, YC है। अब खेलते हैं YB, जस्ट थोड़ी देर से पहले मैं, अच्छा ये L/2 ठीक है, या L1 L ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने की चीज है। अगर ये L/2 है और L/2 है कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जस्ट अपन ने देखा था कि पॉइंट के नीचे कितना आता है WL, अब L L/2 हो गई, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतना सा देखो
क्यूब अपॉन 3ei होगा कि नहीं होगा? जस्ट अभी देखा था। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 24। ये yb निकल गया। yb को मैं डेल्टा बी भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। डिफ्लेक्शन को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं और y से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ थीटा। तो थीटा भी देखा था w l, अब l/2 ही है अपॉन 2ei, तो ये थीटा c भी हो गया, है ना। देखो दो निकल गई, दो चीजें अपने पास निकल गई, एक ही और बाकी है। तो ये आया w, इसको नीचे करो तो 8 ही आ जाएगा, wl² अपॉन 8ei, ठीक है। थीटा बी और थीटा सी निकल गए। ये भी हमारे को निकल गया कि ये कितना था हमारा, कहां गया डेल्टा बी, तो y भी निकल गया wl³ अपॉन 24ei। अब देखो इतनी तो y भी है, ये तो निकाल चुके हैं अपने को। अगर ये और पता चल जाए तो मेरा डेल्टा सी निकल गया। तो इसको कैसे देखता हूं मैं? ये l/2 लेंथ थी, यहां था थीटा, अब ये थीटा कांस्टेंट है, ये थीटा कांस्टेंट है, तो ये लेंथ, ये जब वाली स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, स्लोप पता है, लेंथ पता है, तो ये सीध में जाएंगे, किससे निकलेगी? सीधे tan थीटा। tan थीटा अगर मैं थीटा, ये बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, अपन एप्रोक्सीमेशन देखते थे। तो मैं ये कह सकता हूं, ये अगर l/2 है और ये लेंथ मान लो कुछ डेल्टा है, ठीक है, तो yc को मैं डेल्टा प्लस yb लिख सकता हूं, yb प्लस डेल्टा yc। और इस डेल्टा को, अब इस डेल्टा को अगर मैं निकाल दूं तो मेरा काम बन गया। तो ये डेल्टा मैं सीधे सीधे थीटा इंटू l/2 लिख सकता हूं, थीटा b इंटू l/2 बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस अपॉन दिस tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि अब ये आ गया, सीधे सीधे इधर पुट कर दो, w कहां गया, ये wl² अपॉन 8ei मल्टीप्लाई बाय l/2, ये कितना आया wl³ अपॉन 60ei y, सॉरी ये तो अभी डेल्टा है, ये अभी डेल्टा है। अब अभी yc अपन को निकालना है, तो yc के लिए क्या करूंगा, डेल्टा प्लस yb, तो डेल्टा आ गया wl³ अपॉन 16ei प्लस प्लस देखो yb कितना था, wl³ अपॉन 24ei, दोनों को ऐड कर देना, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अपन ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड केस से हमारी एप्लीकेशन सॉल्व हो गई, किसकी? अगर मैं लोड बीच में ले आऊं, कहीं भी ले आऊं, ठीक है। अगर मान लो कहीं यहाँ होता तो भी ऐसे कर लेते, थ्री लेंथ पे डेल्टा निकालते, फिर थीटा तो दोनों सेम रहता, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाता, है कि नहीं। अब कुछ मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, अब उसमें अपन डेरिवेशन में नहीं चलेंगे, सीधे इनके रिजल्ट्स याद करेंगे, सीधे इनके रिजल्ट्स याद करेंगे। अब यहाँ पर है मोमेंट m ऐसे, ये है a, ये है b, ठीक है, ये है a, ये है इधर a पॉइंट है, इधर b है, कैंटिलीवर है, मोमेंट लग रहा है m। तो बताओ यहाँ पर थीटा a 0, डेल्टा ya 0, अपन को चाहिए सिर्फ फ्री एंड पर, ठीक है। तो इसके सीधे अपन को याद रखना है कि डेल्टा b कितना होता है और थीटा b कितना होता है। थीटा b होता है ml अपॉन ei, ये अगर लेंथ है, और थीटा भी होता है ml² अपॉन 2ei। बस हमें सिर्फ इतने से मतलब है। अगर आपको चाहो तो डबल इंटीग्रेशन करके ये ला सकते हो। हम आगे और टाइम अपने को इतना फालतू क्यों करें, हमारे को सिर्फ इनसे ही काम है, ठीक है। एक और, कैंटिलीवर में अगर यूडीएल हो, अभी अपन ने जस्ट पॉइंट लोड देखा है, अब आगे यूडी है, अभी जस्ट अपन ने पॉइंट लोड देखा है, जस्ट अपन ने पॉइंट लोड देखा था, ठीक है। अब है a, ये है b, तो वापस थीटा b, अब ये हमने को स्टैंडर्ड है, अपने को याद करना है wl³ अपॉन 6ei और डेल्टा b wl4 अपॉन 8ei। अब इसके अपन सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे, कि आपको चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अपन आगे अगर पूरा अपन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर के बाद अपन सारे स्टैंडर्ड केसेस एक ही जगह पर देखें और फिर अपन एक जगह पर कंपेयर कर लेंगे कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, ठीक है। तो इसके बाद ही अपन इसका एग्जांपल देखते हैं इसी चीज का, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा हो हमारे पास, ठीक है, अगर ऐसी बीम दिया हो, ये लेंथ है L1 और पूरी लेंथ है L, जस्ट अभी अपन ने
देखा था कि अगर W यहाँ लगा हुआ है तो ये C पर कैसे निकालते हैं, YB प्लस डेल्टा, बस वही चीज करनी है। ठीक है, अभी मैंने देखा था कि डेल्टा तो कितना होता है, WL4 अपॉन EI 8 EI, और थीटा भी मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए YC चाहिए। ठीक है, या इसको मैं YB लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। WL क्यूब अपॉन, अभी L1 हो गया क्योंकि यहाँ तक ही लग रहा है, L1 अपॉन 6EI, तो ये का ये डेल्टा C भी होगा, थीटा C भी होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद आगे नहीं है। क्लियर। अब मुझे चाहिए YC, तो YC में सीधा कह सकता हूँ कि YB प्लस थीटा B इंटू L माइनस L1, क्योंकि ये लेंथ L माइनस L1 होगी, बस इसमें पुट कर दो, YC निकल गया। क्लियर, देखो कितना आसान है, और यही क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इससे ज्यादा आपका नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अपन बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपन सारा कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, अगर अभी अब देखो, अब खेल अब बढ़िया है। अगर मैं अभी तक ये यहाँ लग रही थी, अब सर बोलेंगे भैया यहाँ लगी, कोई बच्चा बोले सर अगर ये कंडीशन हो तो क्या करेंगे, अगर ऐसे गिवन है, ठीक है, ये A पॉइंट, ये C नहीं था, B था, और ये था C। अगर हम ऐसे लगा हो, ये W है, ये W था, ठीक है, अब ऐसे लगा हो तो क्या करेंगे, तो इसी को मैं इस चीज में कन्वर्ट कर दूंगा कि एक तो मान लो पूरा है W, और एक मान लो यहाँ तक नीचे है W, माइनस W ले लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा B हमने यहाँ सॉल्व किया ही था, ये लेंथ भी कंप्लीट L, इसको मान लो L/2 मान लो। ठीक है, तो पूरी लेंथ में डेल्टा B थीटा B अभी जस्ट WL2 अपॉन WL4 अपॉन 8EI। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कारण ऐसे भी दिखा रहा था, तो जितना इसकी वजह से आया प्लस इसकी वजह से देखो ये नेगेटिव ऐसे जाएगा, और इसकी वजह से ये यूं जाएगा, तो ये तो जा रहा है डाउनवर्ड, ये जा रहा है अपवर्ड, अपन को नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड को अपन को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो दिस प्लस दिस अपने आप दिस माइनस दिस हो गया कि इतना जो इसमें YB आया उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इसके YB में अपने आप। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में ही आएगा, अगर मैं इसको प्लस इसको करूं और इसको नेगेटिव में लूं तो बात तो वही है। ठीक है, तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कभी आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता, ये गेट लेवल का क्वेश्चन है, पर फिर भी अपन कैलकुलेट बता सकते हैं कि एसएससी में जरूर आ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, आजकल एसएससी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है दिन ब दिन। ओके, तो आज अपन ने पूरा डबल इंटीग्रेशन मेथड कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा और भी इसको आगे देखेंगे, स्टैंडर्ड केसेस भी और भी देख लेंगे अपन, और मोमेंट एरिया मेथड पे चलेंगे सीधा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्लेक्शन, सीधा एक क्वेश्चन आता है अपने को, सारे स्टैंडर्ड केसेस तो बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कि इसका ये होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा एकदम। अपन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, वो आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से कवर कराई जाएगी। नेक्स्ट में अपन मोमेंट एरिया मेथड भी देखेंगे, और अच्छा मैक्रोलेथ मेथड इसी का ही पार्ट है, डबल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है मैक्रोलेथ मेथड, तो अपन नेक्स्ट में मैक्रोलेथ मेथड भी देख लेंगे और मोमेंट एरिया भी आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। थैंक यू so much. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.